हेलो फ्रेंड्स, आई एक्सपेक्ट कि अब तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है चैप्टर 1 में पढ़ लिया होगा आपने एक बार, और जरूर पढ़ लेना चाहिए। एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उसमें से। और चलिए अब इस फर्स्ट चैप्टर के जो दो लास्ट टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दो स्टैंडर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे और एग्जाम में जरूर जरूर इनमें से क्वेश्चंस होंगे। मॉड्यूल में देखेंगे आप जो टॉपिक नंबर 10 है वो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड है। देखिए आप लोग, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो दूसरा स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, टॉपिक नंबर 11 और 12। देखिए आप लोग मॉड्यूल में टॉपिक नंबर 11 प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट लिखा हुआ है और टॉपिक नंबर 12 है एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा मेरे हिसाब से शुरू करता हूं, फिर अपन मॉड्यूल पे आते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं वो है एसए 210। देखिए जैसा मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि कुछ सीक्वेंशियली नंबर नहीं है। पहला स्टैंडर्ड ही 200 से शुरू होता है, फिर 210 है, फिर 220 है, 230 है, ऐसे है। तो कोई ऑर्डर नहीं रहेगा, हम टॉपिक्स के हिसाब से चलेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद एसए 210 और इसका नाम है agreeing the terms of audit engagement। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं, मुझे अंडरस्टैंड करना हमारा मकसद है। एसए 210 agreeing the terms of audit engagement। as the name suggests, agreeing मतलब सहमत होना। what the terms and conditions, शर्तों को एग्री करना। किस चीज की शर्तें? ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब यहां पे ऑडिटर की सगाई नहीं हो रही है। एंगेजमेंट मीन्स इन्वॉल्वमेंट, अपॉइंटमेंट। सो वेन एवर एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ही शुड एग्री द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑडिट। तो ये तो बड़ा सिंपल सा बात है कि ऑडिट भी देखिए क्या कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑडिटर। और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड कर लेना हमेशा बेहतर होता है, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह के डिस्प्यूट को अवॉइड किया जा सके, किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव किया जा सके। तो यही इस स्टैंडर्ड का पर्पज है कि क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में ऑडिट की टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हो जानी चाहिए, ताकि फ्यूचर में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी तरह का डिस्प्यूट अराइज ना हो। क्लियर? ये स्टैंडर्ड को मैं आपको समझाने के लिए 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं, मतलब 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस स्टैंडर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट को मैं बोलता हूं बिफोर, सेकेंड आई कॉल ऑन, और थर्ड इज आफ्टर। ठीक है, बिफोर, ऑन और आफ्टर। इसका सीधा मतलब हुआ कि मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया जाना है। आई एम प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अपॉइंटमेंट से पहले मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैं अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट कर लेता हूं तो एक्सेप्टेंस पर क्या करना चाहिए, और अपॉइंटमेंट के बाद मुझे क्या करना चाहिए एज फार एज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑडिट आर कंसर्न। याद रखिएगा, हम यहाँ पे सिर्फ ऑडिट की टर्म्स एंड कंडीशंस के रिस्पेक्ट में बात करें, अभी ऑडिट नहीं कर रहे। तो ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, उसे एक्सेप्ट कर लेने पर और उसे एक्सेप्ट कर लेने के बाद क्या करना चाहिए। ठीक है, बिफोर वाले सेक्शन में हम 2 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। पहला
दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ाऊंगा मैं, अभी आपको सिर्फ आउटलाइन दे रहा हूं। पहला टॉपिक है प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट या प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, और दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा लिमिटेशंस और restrictions on audit। ठीक है, तो बिफोर वाले सेक्शन में हम दो बातें पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बैकग्राउंड से आपको समझाऊं। एज द नेम सजेस्ट प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, मुझे प्रपोज किया गया है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ने मुझे अप्रोच किया है कि साहब हमारी कंपनी की ऑडिट कर दीजिए, भाई मेरी कुछ शर्तें, बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट आई हैव सम टर्म्स एंड कंडीशन, मेरी कुछ प्री कंडीशन, इसीलिए इसको प्री कंडीशन कहा गया है कि ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले मैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक करूंगा, और जब वो सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो ही मैं उस ऑडिट को एक्सेप्ट करूंगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो पढ़ेंगे हम उसको। और दूसरा क्या है, लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस ऑन ऑडिट। देखिए मैंने इसको बिफोर वाले सेक्शन में लिखा है, अभी तो अपॉइंटमेंट हुआ ही नहीं, और अपॉइंटमेंट से पहले ही मेरे ऊपर लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है, और लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन भी ऐसी जिसकी वजह से आगे जाके मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाएंगे, मैं क्लीन ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे पाऊंगा, मुझे अपनी ऑडिट रिपोर्ट को डिस्क्लेम करना पड़ेगा, मतलब रिपोर्ट देने से मना करना पड़ेगा, तो फिर फायदा क्या ऐसी ऑडिट को एक्सेप्ट करने का, वो भी हम पढ़ेंगे, देखेंगे। पहले ये दो टॉपिक हैं, यहीं से शुरू करते हैं। आपके मॉड्यूल की अगर बात करूं तो ये टॉपिक नंबर 11 है, ये वाला जो हम प्री कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, अच्छे से हम बात कर रहे हैं। प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, सीधा पॉइंट्स पे आता हूं। अच्छा, इनको याद रखने का तरीका क्या है, देखिए मैं कैसे याद रखता हूं। प्री कंडीशंस के जो पॉइंट्स है ना, वो है 2/3/3, यानी पहले 2 पॉइंट है, फिर सेकंड पॉइंट के 3 सब पॉइंट है, और फिर उस थर्ड पॉइंट के भी फिर से 3 पॉइंट आएंगे। तो फ्रेंड थ्योरी को हमेशा इस तरह से याद रखिए, अगर ब्रेक करके आप याद रखते हैं तो उससे माइंड में थोड़ा सा रिटेन होता है। 2/3/3 प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। मेरी पहली शर्त क्या है, नंबर 1, डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल। सबसे पहले ऑडिटर को यह डिसाइड कर लेना चाहिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब स्ट्रक्चर विद इन विच यू प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 जिसमें कंपनी अपनी बैलेंस शीट और P&L बनाती है, फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहली जो चीज आपको डिसाइड करनी है कि कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। फाइन। दूसरा पॉइंट, ऑब्टेन एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि मैनेजमेंट से आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को राइटिंग में ले लीजिए। अभी ऑडिट एक्सेप्ट नहीं किया आपने, पहले मैनेजमेंट से लिखवा के लो। क्या लिखवा के लेंगे आप मैनेजमेंट से? पहला पॉइंट, that they have prepared and presented the financial statements in accordance with applicable financial reporting framework। वो आपको लिख के दें कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को FRF के अनुसार ही बनाएंगे। दूसरा पॉइंट, मैनेजमेंट आपको लिख के दे फॉर द इंटरनल कंट्रोल एज दे कंसिडर नेसेसरी, यानी मैनेजमेंट आपको लिख के दे कि हमने एक ऐसे इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन, इंप्लीमेंट और मेंटेन किया है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपयुक्त है, जो कंपनी की बैलेंस शीट को फ्रॉड और एरर से बचाएगा। और तीसरा पॉइंट, मैनेजमेंट आपको लिख के दे कि दे विल प्रोवाइड द ऑडिटर, वो ऑडिटर को देंगे। क्या देंगे? नंबर 1, एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, मुझे ऑडिट करने के लिए जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब मुझे दी जाएगी। नंबर 2, एडिशनल इंफॉर्मेशन, न केवल ऑल इंफॉर्मेशन बल्कि और भी कुछ ऑडिटर को चाहिए तो वो भी मिलेगा। और तीसरा, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्संस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑडिटर जिससे भी मिलना चाहे, बात करना चाहे, इंक्वायरी करना चाहे, ऑडिटर को पावर रहेगी। सो दीज आर द पॉइंट्स। मैं रिकॉल करा दूं, देखिए मैंने कहा है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, और टॉपिक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछा जाएगा, व्हाट आर द प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। तो मान लीजिए यही क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में पूछ लिया कि व्हाट आर द प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, तो फ्रेंड्स आपके आंसर की जो शुरुआत है वो यहां से होनी चाहिए। एज पर एसए 200,
agreeing the terms of audit engagement issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Following are the preconditions for an audit. और उसके बाद आप पॉइंट लिखेंगे. पहला पॉइंट, ऑडिटर ये डिटरमाइन करे कि कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है. सेकंड पॉइंट, ऑडिटर मैनेजमेंट से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को राइटिंग में एक्नॉलेज करवा ले, उनसे लिखित में ले ले. क्या ले ले? उसका पहला पॉइंट, that they have prepared their financial statement in accordance with applicable financial reporting framework. मैनेजमेंट ने ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन, इंप्लीमेंट और मेंटेन किया है ताकि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री रहें. और तीसरा, वो ऑडिटर को अवेलेबल करवाएंगे. क्या अवेलेबल करवाएंगे? एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस टू पर्सन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑडिटर उनसे पूछताछ कर सके, इंक्वायरी कर सके, उनसे बातचीत कर सके. दीज आर प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट. ठीक है. और ये टॉपिक मॉड्यूल में नहीं दिया है, आसान है, मैं ऐसे ही समझा देता हूं आपको. जैसा मैंने कहा, अभी मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है. यदि ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से पहले ही ऑडिटर के ऊपर लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं जिनकी वजह से वो एक क्लीन रिपोर्ट इशू नहीं कर पाएगा, ही वोंट बी एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? तो ऐसी सीमित नियुक्ति को, ऐसे लिमिटेड एंगेजमेंट को ऑडिटर को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए जब तक कि वो कोई लीगल रिक्वायरमेंट या नेसेसरी ना हो. ठीक है ना. तो अगर आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है, तो बेहतर होगा कि ऐसी ऑडिट को हम एक्सेप्ट ही ना करें जब तक कि उसको वो कोई लीगल कंपल्शन या रिक्वायरमेंट ना हो. तो ये दो टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं, ये विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है. चलिए आगे चलते हैं. ऑन, आपने चेक कर लिया, प्री कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई हैं, आपके ऊपर कोई लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो आ जाइए मैनेजमेंट के साथ बैठ के टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर लेते हैं. तो फ्रेंड्स, एक पार्टी हमारी कौन है? ऑडिटर है. और दूसरी पार्टी कौन है? एम और टीसीडब्ल्यूजी. जो रिमेंबर मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि ये दोनों वर्ड स्टैंडर्ड में हमेशा साथ में आएंगे. एम और टीसीडब्ल्यूजी. एम बोले तो मैनेजमेंट, मुन्ना भाई ने. एम बोले तो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी बोले तो दोज चार्ज विद गवर्नेंस. ठीक है ना. तो ये सिर्फ ऐसा कह रहा है कि एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस. ऑडिटर को क्या करना चाहिए? टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर लेनी चाहिए. किसके साथ? या तो मैनेजमेंट के साथ या फिर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ में आप ऑडिट के टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर लें. बड़ा सिंपल सा दूसरा पॉइंट है. ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस आप डिसाइड करेंगे, वर्बली डिसाइड करेंगे या राइटिंग में डिसाइड करेंगे? निश्चित रूप से राइटिंग में इनको डिसाइड किया जाएगा और कोई ना कोई लेटर होगा, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा. And that document is known as audit engagement letter. या कोई और भी सुटेबल फॉर्म हो सकता है. वहां लिखा हुआ है कि ऑडिटर शुड एग्री द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑडिट विद मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड इट शुड बी decided in written format through an audit engagement letter or any other suitable form. ठीक है. अब ये जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर आपने बनाया है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका एरो मुझे चेंज कर देना चाहिए. इससे आपको एक बात याद रहेगी, ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स जो हम वर्ड यूज करते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर और एंगेजमेंट लेटर. याद रखिएगा, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑडिटर को दिया जाता है और उसके बाद एंगेजमेंट लेटर या लेटर ऑफ एंगेजमेंट ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन को देगा जिसमें ऑडिट की तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखा
जाएगा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे मॉड्यूल में से, इसमें मेनली 5 पॉइंट्स होते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। There are 5 main points which an auditor determines with management through engagement letter, terms and conditions। देखिए आप मॉड्यूल में टॉपिक, तो देखिए आप टॉपिक नंबर 12 मॉड्यूल में एग्रीइंग ऑन ऑडिट एंगेजमेंट। सी ऑडिट्स 2 तरह की होती है, आपको पता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी मतलब जो लॉ की रिक्वायरमेंट है, जहां वो एप्लीकेबल है। तो जो ऑडिट्स लीगल रिक्वायरमेंट है, जहां पे कुछ स्टैट्यूट एप्लीकेबल होता है, तो वहां ऑडिट की सारी टर्म्स एंड कंडीशन, ऑडिटर की पावर्स, ड्यूटीज, अपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशन, वो सब कुछ लॉ प्रेस्क्राइब करता है। तो फिर ऑडिटर को ये सब चीजें डिसाइड करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि कंपनी में होता है। लेकिन जो नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है, लाइक आप मॉड्यूल में देखेंगे, लिखा है इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एज सच ऑडिट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। या तो पार्टनरशिप डीड में उन्होंने प्रोवाइड फॉर किया होगा, और या फिर ऑडिटर को एंगेजमेंट लेटर के थ्रू अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो वो सब इसमें लिखा है। मैं सीधा पॉइंट्स पे आता हूं। व्हाट आर द कंटेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर? 5 पॉइंट्स। नंबर 1, देखिए आप लोग, द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव और अपना स्कोप ऑफ ऑडिट आप डिफाइन कर दें, हमने पढ़ा हुआ है, ऑब्जेक्टिव भी और स्कोप भी। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दें कि भाई ऑडिट में किस किस चीज के लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी जाए। फोर्थ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जो भी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसको मेंशन करते हैं, आइडेंटिफाई कर लें। और आखिरी पॉइंट है रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर के द्वारा जो भी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के साथ किया जाना है, जो भी रिपोर्ट्स इश्यू की जानी है, उनका एक्सपेक्टेड फॉर्म और कंटेंट वो भी ऑडिटर को यहां डिफाइन कर देना चाहिए। सो इसीलिए मैंने ये 5 पॉइंट लिखे हैं। एक बार रिकॉल कर ले दोस्तों। पहला क्या है? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। दूसरा क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। तीसरा क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। चौथा क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और पांचवा क्या है? फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी कम्युनिकेशन और रिपोर्ट। ऑडिटर को जो रिपोर्ट देनी है, जो कम्युनिकेट करना है, उसका फॉर्मेट और उसका कंटेंट। इजी 5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। इसी के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया है नंबर 13, उसको मैं अलग से लिख रहा हूं। यहां लिखता हूं मैं, एंड इट इज recurring audits। Again important topic, recurring audits। समझ लें, recurring audits का मतलब, मैं कई साल से ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करता आ रहा हूं। लास्ट ईयर भी मैं ही ऑडिटर था और इस साल मुझे फिर से ऑडिटर बनाया गया है। तो देखिए, लास्ट ईयर जब मुझे ऑडिटर अपॉइंट किया गया था, तो मैंने ऑडिट की टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर ली होंगी, मैनेजमेंट को ये एंगेजमेंट लेटर दे दिया होगा। इस साल मुझे रीअपॉइंट किया गया है, मैं फिर से उस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट कर रहा हूं, तो क्या मुझे दोबारा एंगेजमेंट लेटर देना चाहिए? ठीक है ना? तो क्या रिकरिंग ऑडिट के केस में ऑडिटर को फिर से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देने की आवश्यकता है? आंसर इज नो। ठीक है, जनरल आंसर क्या है? नहीं। इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट जनरली it is not required to send an engagement letter again. However, in the following circumstances or situation, कुछ परिस्थितियों में ऑडिटर को इसे दोबारा देने की आवश्यकता हो। तो याद रखिएगा, जनरली आपको बार बार देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस में ये एंगेजमेंट लेटर आपको दोबारा देना होगा। और वो सर्कमस्टांसेस क्या है, देखिए आपके मॉड्यूल में। ठीक है, मैं आपको याद रखने के हिसाब से बताता हूं 3 पॉइंट। पहला,
मिसअंडरस्टैंडिंग समझाऊंगा अभी। दूसरा, पहला पॉइंट है इफ देयर इज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर ओरिजिनली एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके ऑडिटर और एंटिटी के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कंफ्यूजन है, तो उसे दूर करने के लिए आप इस साल दोबारा एंगेजमेंट लेटर दे दें मिसअंडरस्टैंडिंग। दूसरा पॉइंट है कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में अगर कोई नई टर्म ऐड हुई है, कोई टर्म को आप रिवाइज करना चाहते हैं या कोई स्पेशल टर्म उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो आप दोबारा एंगेजमेंट लेटर दे सकते हैं। और तीसरा पॉइंट, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ चेंज, अगर प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस साल में किसी भी तरह का चेंज आया है, फ्रेंड चेंज किसी भी तरह का हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस की नेचर में चेंज हो सकता है, टॉप मैनेजमेंट में चेंज हो सकता है, शेयर होल्डर्स में चेंज हो सकता है, लीगल रिक्वायरमेंट या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में चेंज हो सकता है। तो इस तरह का अगर कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज आया है बिजनेस के नेचर में, मैनेजमेंट में, शेयर होल्डर्स में, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में, तो फिर आपको दोबारा एंगेजमेंट लेटर देने की आवश्यकता होगी, और अदरवाइज आपको बार बार देने की आवश्यकता नहीं है। मॉड्यूल में से आप पढ़ लेंगे अच्छे से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर आपको याद दिलाऊंगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अच्छा, अब एक बात समझिए, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लेते हैं, रिकरिंग ऑडिट। आपसे एग्जाम में 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। पहला, बड़ा सिंपल वे, ट्रू फॉल्स, 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, और आप देखिए आंसर लिखने का तरीका क्या होता है वो भी देखिए। सबसे पहले आपसे ट्रू फॉल्स में पूछा गया या क्वेश्चन लिखा गया, एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू सेंड एंगेजमेंट लेटर एवरी ईयर इवन इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट्स। आपको इतना दे दिया जाएगा, आई रिपीट, एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू सेंड एंगेजमेंट लेटर एवरी ईयर इवन इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट। आपको आंसर देना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप लिखेंगे फॉल्स, फिर नीचे लिखेंगे एज पर एसए 210 जनरली एन ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड एंगेजमेंट लेटर एवरी ईयर, ओनली इन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस ही इज रिक्वायर्ड टू सेंड एंगेजमेंट लेटर अगेन। क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 4 लाइन में ही आंसर देना है, पूरे टॉपिक पे नहीं जाना है। गॉट द पॉइंट। दूसरा तरीका, आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया जाएगा कि बताइए किन परिस्थितियों में, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू सेंड एंगेजमेंट लेटर अगेन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एसए 210 का रेफरेंस देके आप ये पॉइंट्स लिख लेंगे। और तीसरी सिचुएशन केस स्टडी बना के आपको दी जा सकती है, आप एक्स लिमिटेड के ऑडिटर अपॉइंट किए गए हैं और रीअपॉइंट किए गए हैं, यू वर ऑल्सो द प्रीवियस ऑडिटर ऑफ द सेम कंपनी, आपने ही पिछले साल इस कंपनी की ऑडिट की थी और इस साल आपको फिर से अपॉइंट किया गया है, मैनेजमेंट आपसे कह रहा है कि भाई एंगेजमेंट लेटर दीजिए, तो आपको अपने व्यूज देने हैं। तो क्वेश्चन वही है, आपको केस स्टडी बना के दे दिया है। तो जब भी आपसे केस स्टडी के रूप में क्वेश्चन पूछा जाए, पहले प्रोविजन बताइए, तो आप ऐसे 210 का रेफरेंस देके आंसर लिखेंगे कि हर साल देने की आवश्यकता नहीं है, कुछ परिस्थितियों में देने की आवश्यकता है, और उसके बाद क्वेश्चन के फैक्ट्स लिखिए कि क्वेश्चन में क्या क्या फैक्ट्स दिए गए हैं, और उसके बाद फिर अपना कंक्लूजन लिखिए कि ऑडिटर को देने की जरूरत है या फिर नहीं। समझ गए? तो कोई भी टॉपिक छोटा आपसे ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, और केस स्टडी के रूप में भी आ सकता है। ठीक है, फाइन। फिर क्वेश्चन आंसर्स में आएंगे तब और बात करेंगे रिगार्डिंग ऑडिट्स। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 14 आपके मॉड्यूल में दिया है, लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। फ्रेंड्स, इसमें मैं बात कर चुका हूं, ये रहा 14, ठीक है ना। लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑडिटर्स स्कोप प्रायर टू एक्सेप्टेंस ऑफ एन एंगेजमेंट। तो मैंने बताया था कि हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक कि वो कोई लीगल नेसेसिटी या लीगल रिक्वायरमेंट ना हो। फाइन है। अब हम इस स्टैंडर्ड के तीसरे सेक्शन पे आते हैं, आफ्टर। समझिएगा आफ्टर का मतलब क्या है। मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, कोई लिमिटेशन नहीं है, मैनेजमेंट ने और ऑडिटर ने बैठ के टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड कर लिया है, हमने ऑडिट करना भी शुरू कर दिया है। अब कुछ दिन बाद, यानी आफ्टर स्टार्टिंग द ऑडिट बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, मैनेजमेंट मुझे अप्रोच करता है और
वो मुझसे रिक्वेस्ट करता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करना चाहिए। मैनेजमेंट इज अप्रोचिंग और रिक्वेस्टिंग द ऑडिटर टू चेंज द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो मैं लिखूंगा इस बात को क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए क्या है मामला। रिक्वेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट टू change the terms of audit. Request from management to change the terms of audit. Management ने आपसे रिक्वेस्ट की है कि बॉस ऑडिट की टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कीजिए। व्हाट काइंड ऑफ चेंज, कैसा चेंज? तो ये भी स्टैंडर्ड में लिखा है, रिक्वेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट टू चेंज द टर्म्स ऑफ ऑडिट that provides मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इंटर लेवल पे आपकी ज्यादा काम का नहीं है, फाइनल लेवल का मामला है। फिर भी देखिए, आप इसको ऐसे समझें कि मैनेजमेंट जब हमसे टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करने के लिए कहता है तो वो चेंज दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब ऐसा चेंज जिससे ऑडिटर का लेवल ऑफ वर्क, उसका स्कोप बढ़ता हो। यदि कोई चेंज करने से आपका लेवल बढ़े, स्कोप बढ़े, तो जैसे ही स्कोप बढ़ेगा लेवल ऑफ एश्योरेंस भी बढ़ेगा। आप और ज्यादा सेटिस्फाइड और अश्योर हो पाएंगे अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन नेगेटिव सिचुएशन जहां मैनेजमेंट आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करने के लिए कहता है और चेंज भी ऐसा जो ऑडिटर के स्कोप को कम करता हो, और फ्रेंड्स अगर स्कोप कम होगा तो आपका लेवल ऑफ एश्योरेंस भी कम होगा। सो व्हेनेवर देयर इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट टू चेंज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑडिट, वन दैट प्रोवाइड्स लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, तो ऑडिटर को सोचना पड़ेगा वेदर देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन इन एक्सेप्टिंग सच चेंज। क्या हमें ऐसे चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए? मतलब ये हुआ कि अगर चेंज की रिक्वेस्ट पॉजिटिव थी तो वी कैन एक्सेप्ट, लेकिन अगर लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑडिटर का हो रहा है, ऑडिटर का स्कोप कम हो रहा है, तो ऑडिटर को सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? ऑडिटर शुड डिसाइड इट्स, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, रीजनेबल जस्टिफिकेशन। तो ऑडिटर को यह देखना होगा, सोचना होगा, डिसाइड करना होगा कि क्या ऐसे परिवर्तन को स्वीकार करना उचित होगा, वेदर इट इज रीजनेबली जस्टिफाइड टू एक्सेप्ट सच चेंज। नाउ what could be the reasons of request from management to change the terms and conditions of audit? मैनेजमेंट की तरफ से ऑडिट की टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करने की रिक्वेस्ट करने के क्या रीजंस हो सकते हैं? ये स्टैंडर्ड इन रीजंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है दोस्तों। पहला, आप देख सकते हैं मॉड्यूल में भी लिखा है, 3 चेंज है। नंबर 1, देयर आर चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस,
ओरिजिनली जिन परिस्थितियों में ऑडिट के लिए रिक्वेस्ट किया गया था, सब्सिक्वेंटली वो परिस्थितियां बदल गई, तो यदि सर्कमस्टांसेस चेंज होती है तो फिर ऑडिटर से टर्म्स एंड कंडीशंस को भी चेंज करने के लिए कहा जा सकता है। दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग, ओरिजिनली जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड की गई थी उनको लेके ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ओके, लेट अस रिमूव द मिसअंडरस्टैंडिंग। और तीसरा, किसी गलत इंफॉर्मेशन की, इसको प्रैक्टिकली से समझो। जैसे मानिए ऑडिटर का जो एरिया ऑफ वर्क है, ये ऑडिटर का स्कोप है। यहां मान लीजिए मैनेजमेंट ने कुछ गलती कर रखी है, मतलब कुछ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, मैनेजमेंट नहीं चाहता कि वो इंफॉर्मेशन ऑडिटर पकड़े, तो वो ऑडिटर के स्कोप को लिमिट और रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, और इसलिए वो चाहते हैं कि भी टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज किया जाए ताकि उसको बाईपास कर दें, ऑडिटर उन चीजों को चेक ही ना कर पाए। तो किसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन की वजह से, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन की वजह से, अनसेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन की वजह से मैनेजमेंट ऑडिटर के स्कोप को लिमिट या रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अगर सर्कमस्टांसेस में चेंजेस हैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रिक्वेस्ट हमारे लिए क्या है? रीजनेबल है। So these two are reasonable cause of request from management to change the terms and conditions of engagement. हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, there is no problem. लेकिन बॉस, अगर किसी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन की वजह से आप मेरे स्कोप और को लिमिट या रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो ये मुझे स्वीकार नहीं है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये अनरीजनेबल कॉज है। मान लिया सर्कमस्टांसेस में चेंज है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रीजनेबल कॉज। लेकिन अगर आप ऑडिटर के स्कोप को लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो इट इज कंसीडर्ड एज अनरीजनेबल रीजन और जस्टिफिकेशन फॉर एक्सेप्टिंग सच चेंज। ऑडिटर को ऐसे चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मॉड्यूल में देख सकते हैं आप, टॉपिक नंबर 15 पे लिखा है, लिखूं मैं आपके लिए, टॉपिक नंबर 15 है। ठीक है, वैसे तो आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो ध्यान रहेगा आपको। सो देयर आर 3 चेंजेस। आगे आप देखेंगे तो लिखा है कि ऑडिटर शुड कंसीडर केयरफुली द रीजंस गिवन फॉर रिक्वेस्ट फॉर चेंज। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि 2 कारण जो है वो रीजनेबल है, सर्कमस्टांसेस में चेंज और मिसअंडरस्टैंडिंग। एज आई टोल्ड, अगर ये 2 रीजन है, रीजनेबल है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, मैनेजमेंट के साथ नई टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर लीजिए और उनके हिसाब से ऑडिट करना शुरू कर दें। आपको जो ध्यान रखना है वो पैराग्राफ में लिखा है, टू इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन। अब कल तक कुछ और थे टर्म्स एंड कंडीशन, आज के बाद से कुछ और है टर्म्स एंड कंडीशन। फ्यूचर में किसी भी तरह के कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए योर रिपोर्ट वुड नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू ओरिजिनल एंगेजमेंट। मतलब जब आप ऑडिट रिपोर्ट देंगे तो अपने पुराने टर्म्स एंड कंडीशंस का हवाला नहीं देंगे, जो नई है, रिवाइज्ड है, उन्हीं के हिसाब से आपको ऑडिट करना होगा। पुरानी एंगेजमेंट में यानी पुरानी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से अगर आपने कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं, उनका रेफरेंस देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी, यानी सब कुछ नए के हिसाब से चलाए, पुराना भूल जाए, सिंपल। और उसके बाद में लिखा है कि अगर ये तीसरा वाला रीजन है, इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू एग्री टू चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑडिट, तो ऑडिटर मना कर रहा है टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करने के लिए और मैनेजमेंट आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, बॉटलनेक। मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है चेंज करो, ऑडिटर बोल रहा है नहीं करो, मैनेजमेंट बोल रहा है चेंज करो, ऑडिटर बोल रहा है नहीं करो। तो ऑडिटर चेंज एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, मैनेजमेंट उसके बिना उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। सो एज ए लास्ट वेपन, फिर ऑडिटर के पास अंतिम हथियार क्या है? देखिए आप मॉड्यूल में लिखा है, विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट। ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर फिर अपने एंगेजमेंट से विड्रॉल कर लेगा, यानी ऑडिट से रिजाइन कर देगा, ठीक है। और रिजाइन करने के बाद वो अपना एक ऑब्लिगेशन देखेगा कि जिन लोगों ने उसका ऑर्गेनाइजेशन में एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया था, उनको इस बात की इंटीमेशन, इस बात की सूचना दे दी जाए कि इन सर्कमस्टांसेस की वजह से उसने ऑडिट से रिजाइन किया है, ठीक है। देखिए लिखा है, वेदर देयर इज एनी ऑब्लिगेशन ईदर कॉन्ट्रेक्चुअल और अदरवाइज टू रिपोर्ट द सर्कमस्टांसेस टू अदर पार्टीज सच एज दोज चार्ज विद गवर्नेंस ऑनर्स और रेगुलेटर्स, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद एक इलस्ट्रेशन दिया है, वो आप पढ़ सकते हैं। ये हमारा पूरा स्टैंडर्ड हुआ
210। ठीक है ना। तो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था, एक बार फिर कह दूं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। अच्छा है, कंसेप्ट से ऐसे समझ में आता है, पर बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस मुझे लगते हैं। 3 सेक्शन में डिवाइड करके रखिए। अपॉइंटमेंट होने से पहले प्री कंडीशंस क्या है, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया 2/3/3। अगर अपॉइंटमेंट से पहले आपके स्कोप पे लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन लगती है तो आपको क्या करना चाहिए, ऑन एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट टर्म्स एंड कंडीशन को डिसाइड करना, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, 5 पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक रिकरिंग ऑडिट के केस में आपको क्या करना चाहिए वो हमने डिस्कस किया। और उसके बाद इसका पार्ट कि ऑडिट के बाद मैनेजमेंट अगर आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करने के लिए कहता है तो किस तरह से आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बहुत अच्छे से इसको एक बार आप मॉड्यूल में से पढ़ेंगे, जहां जहां भी पॉइंट्स हैं उनको आप लर्न कर लेंगे। मैं आपको लिखने के लिए दूंगा तो फिर सिस्टमेटिक आंसर मुझे मिलना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो पूछिए और फिर अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे।